नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास और ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास बाय एनिमल्स, ये चार कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग ट्रेसपास अब इनिशियो और 6 कारपेंटर्स केस, ये लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास से। अगर आपको किसी ने स्पेसिफाई ना किया हो तो ट्रेसपास का मतलब होगा ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी को हम लोग हिंदी में कहते हैं या फिर मराठी में कहते हैं अतिक्रमण करना। एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक मालिक होता है और उसके परमिशन के बगैर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाना, खड़े रहना या फिर जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसका राइट, टाइटल या फिर इंटरेस्ट या फिर उसका पोजीशन डिस्टर्ब करना या फिर उसके पोजीशन में बाधा यानी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, इस चीज को हम लोग बोलेंगे ट्रेसपास। ट्रेसपास इज अ सिविल रॉन्ग और अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास किया तो आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। ट्रेसपास मीन्स disturbing peaceful possession of property. Trespass to land is the unjustified interference with the possession of land. विनफील्ड नाम का एक इंग्लिश जूरिस्ट था, इसने ये डेफिनेशन दिया है। आपको ऑनलाइन एग्जाम में 3 मार्क का आंसर लिखना होगा, तो इसीलिए किसी भी नोटेबल जूरिस्ट का जो डेफिनेशन है वो लिखना आपके लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। ट्रेसपास इज अ सिविल रॉन्ग और अ सिविल ब्रीच ऑफ ड्यूटी. Ingredient of trespass are as follows: invasion of or entry on the land. Invasion must be unjustifiable. Trespass is an important civil wrong because it is involved with possession. अभी हम लोग देखते हैं trespass to immovable property. आप सभी ने trespassers will be prosecuted नाम की जो नेम प्लेट्स है वो हर बंगले के ऊपर देखी होगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि लिमिटेशन एक्ट में अगर कोई ट्रेसपासर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक रहता है अपनी प्रॉपर्टी मानते हुए, तो कानूनन वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर माना जाता है, क्योंकि 12 साल के समय तक कोई भी इंसान उस ट्रेसपासर को हटाने नहीं आया। इसका मतलब सारी दुनिया उस पोजीशन का रिस्पेक्ट करती है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि ओनरशिप के लिए जो 3 इंग्रेडिएंट्स है वो एक्चुअल फिजिकल पोजीशन, द विजिबिलिटी ऑफ पोजीशन टू द वर्ल्ड एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन बाय द होल वर्ल्ड, ये 3 इंग्रेडिएंट है और इसीलिए ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। अभी हम लोग देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, immovable property shall include land, benefits arising out of land and things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth. मैंने आपको लास्ट स्लाइड में immovable property का मतलब भी बताया था। जमीन, जमीन के ऊपर रहने वाली चीजें, जमीन के नीचे रहने वाली चीजें और जमीन से मिलने वाले बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल रेंट, लीज और बाकी सारी चीजें, इनको हम लोग कहेंगे immovable property. Immovable property means and includes land, house, flat, minerals, metal ores, etc. The act of unlawful and unjust possession or even an unjustified entry on the land means trespassers to immovable property. यानी एक लैंड का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल, ओनर के परमिशन के बगैर उस लैंड पर ली हुई एंट्री या फिर उस लैंड का राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट चेंज करने के लिए एफर्ट, इन चीजों को हम लोग कहेंगे ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ओनर के पास एक डिफेंस होता है, राइट टू यूज रीजनेबल फोर्स टू डिटर द ट्रेसपासर। ये रीजनेबल फोर्स को काफी ज्यादा इंटरप्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एक फार्म हाउस है और आपने उस फार्म हाउस के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए वॉल लगा दी और उस वॉल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर लगा दी और उस इलेक्ट्रिक वायर का आपने कोई बोर्ड लगाया नहीं। सो दैट इज नोन एज अनरीजनेबल फोर्स। अगर आपने लेकिन वो बोर्ड लगाया होता कि वार्निंग देयर इज इलेक्ट्रिक शॉक वायर, तो ऐसे में आपने रीजनेबल वार्निंग दी है,
रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में अगर कोई चोर या फिर ट्रेसपासर या फिर कोई बच्चा उस प्रॉपर्टी के ऊपर अनलॉफुली या फिर अननोइंगली चढ़ जाता है, तो ऐसे में अगर उसे कोई डैमेज हुआ तो यू आर नॉट लायबल बिकॉज यू हैव यूज्ड रीजनेबल फोर्स एंड गिवन रीजनेबल वार्निंग टू प्रिवेंट द ट्रेसपासिंग। आपका ये राइट है कि आप अपनी लॉफुल प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करें एंड दैट इज योर राइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी शुड बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, देयर शुड बी अनलॉफुल पोजेशन ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड कन्वर्जन ऑफ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्जन ऑफ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट। पहला इंग्रेडिएंट है जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके बाद में जो ट्रेसपासर है उसने आपकी परमिशन लिए बगैर या फिर फोर्सफुली अटेम्प्ट करना चाहिए ऑफ द ट्रेसपास, और उस ट्रेसपासर ने अगर आपकी प्रॉपर्टी का जो राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट या फिर ओनरशिप है उसे चेंज करने का अगर अटेम्प्ट किया या फिर सक्सेसफुल भी हो गया वो, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलेंगे ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद में लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेसपास टू एनिमल्स। Animals, especially domestic animals, are treated as movable property or livestock in legal and accounting language. अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया होगा और बैलेंस शीट का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में आप जो भी एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक एनिमल जैसे गाय हो गई, बैल हो गया, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इन लोगों को, इन जो एनिमल्स को हम लोग लाइव स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं और उस लाइव स्टॉक को हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी में दिखाते हैं। सो ट्रेसपास टू एनिमल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय ओनर। अगर ओनर के एनिमल्स ने किसी के प्रॉपर्टी में ट्रेसपास क्रिएट किया या फिर गलती से अगर ओनर के जो एनिमल्स है वो किसी और के प्रॉपर्टी में चले गए, देन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज ट्रेसपास। इफ द डोमेस्टिक एनिमल ओन्ड बाय अ पर्सन trespasses a land and does a damage to the property of the owner, then the owner of the land has a right to use reasonable force to deter them from his property. मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं। अगर किसी इंसान का बैल किसी के प्रॉपर्टी में घुस गया और उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी चीजें हैं उनको डैमेज करने लगा, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो ओनर है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ओनर है, उसको ये राइट है कि उस बैल को भगाने के लिए डंडे का प्रयोग करे या फिर किसी रीजनेबल फोर्स का प्रयोग करे, ताकि वो जो बैल है यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइव स्टॉक है, वो उसके लैंड से निकल जाए। ही हैज अ राइट टू यूज रीजनेबल फोर्स, लेकिन वो बैल को भगाने के लिए गन का इस्तेमाल नहीं कर सकता या फिर उसको मार डालने के लिए गन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अनरीजनेबल फोर्स। और अगर अनरीजनेबल फोर्स हुआ तो दैट प्रॉपर्टी ओनर विल ऑल्सो बी पनिश्ड फॉर यूजिंग अनरीजनेबल फोर्स। इसके बाद में उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसके ऊपर बैल या फिर लाइव स्टॉक घुस गया है, उस प्रॉपर्टी ओनर को राइट टू लियन भी है, यानी जब तक मुझे डैमेज का पैसा नहीं मिल जाता, तुम्हारे एनिमल्स या फिर तुम्हारी जो भेड़ें हैं मेरे पास रहेंगी। इसे हम लोग कहेंगे आसान शब्दों में राइट टू लीन, यानी जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते, जो डैमेज हुआ है उसके पैसे नहीं मिल जाते, कॉम्पनसेशन नहीं मिल जाता, इसको हम लोग कहेंगे तब तक तुम्हारे जो एनिमल्स है वो मेरे पास रहेंगे। इसे कहते हैं राइट टू लियन। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रेसपास अब इनिशियो और 6 कारपेंटर्स केस देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।